Okay, good morning. Welcome to this session. So, quick recap. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेव्स एंड स्ट्रिंग के बारे में कंप्लीट रिसर्च की थी। हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव अब तक कंप्लीट कर लिया है। वेव्स एंड स्ट्रिंग लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिकली कंडीशंस फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, ये सब केसेस देखे थे। और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था जनरल केस बनाने के लिए फॉर अ स्ट्रिंग व्हिच इज फिक्स्ड एट ओनली वन एंड। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फ्रीक्वेंसीज की समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपसे बहुत सारे सवाल ऐसे बनते हैं कि आपको कंपेयर करने के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कंपेयर द 19th हार्मोनिक ऑफ अ string fixed at one end to 21st overtone of a string which is fixed at both ends. Assume both are having the same tension and assume both the strings are having same tension and same mass per unit length. इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। तो इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए बेसिक यही होगा कि आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और ओवरटोन हार्मोनिक की प्रॉपर समझ होनी चाहिए। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, अगर इसकी समझ है तभी आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम। इसीलिए ये फॉर्मूले काफी जरूरी है कि आप याद रखें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साउंड वेव। ठीक है, सबसे पहले दो तीन बेसिक बातें जो आपको ऑलरेडी पता है क्विकली बोलूंगा। साउंड वेव जो है, साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। इट्स एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। जब मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसकी मीनिंग मैंने आपको समझाया था ट्रांसवर्स वेव के वक्त, वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि इसमें एनर्जी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन अगर हम देखें, सपोज इट इज गिवन बाय दिस कर्ल एरो, तो ये अगर एनर्जी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन, ठीक है, देन द पार्टिकल्स विल आल्सो ऑसिलेट along the same direction or anti-parallel direction. This is the major difference between a longitudinal and a transverse wave. लॉन्गिट्यूडनल वेव में एनर्जी प्रोपोगेशन जिस डायरेक्शन में होती है, पार्टिकल की वाइब्रेशन या ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में होती है, उसके अगेंस्ट में होती है, राइट? इसका मतलब एनर्जी प्रोपोगेशन और एनर्जी और पार्टिकल के वाइब्रेशन की जो डायरेक्शन है वो इधर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, मतलब इधर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। दिस इज द बेसिक थिंग, जिसके कारण बहुत सारे एसोसिएटेड डिफिकल्टीज पैदा होती हैं। क्योंकि आपको याद होगा ट्रांसवर्स वेव में बिकॉज पार्टिकल की ऑसिलेशन की डायरेक्शन एनर्जी प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती थी, तो विजुअली हमारे लिए वो ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था। हमें साफ साफ वो हम्प, मतलब वो क्रेस्ट और ट्राफ्स बनते हुए दिखते थे, तो हमें दिख रहा था या फिर हमें समझ में आता था कि ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रही हैं along the direction which is perpendicular to the direction of energy propagation, तो वो हमें दिख जाता था, उभर के आता था वो, तो ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं होती थी वेव्स इन स्ट्रिंग या ट्रांसवर्स वेव को आइडेंटिफाई करने में। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में प्रॉब्लम ये होती है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में बिकॉज एनर्जी की प्रोपोगेशन एंड पार्टिकल की ऑसिलेशन सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द क्रेस्ट एंड ट्राफ्स इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रेस्ट एंड ट्राफ्स जैसे ट्रांसवर्स वेव में बनती है वैसे नहीं बनती है। यहाँ पे हमें समझ में आना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो वेव है या एनर्जी या डिस्टर्बेंस है वो प्रोपोगेट करती है आगे इन द फॉर्म ऑफ compressions and rarefactions. In the form of compression and rarefaction. This is what is the basic that we need to understand. Compression और rarefaction में एनर्जी आगे प्रोपोगेट करती है, ठीक है। So let's try to understand कि what is the meaning of compression. So if we talk about compression, compression वो जोन है जहाँ पे प्रेशर ऑफ द गैस या फिर वर्किंग सब्सटेंस, इस केस में वर्किंग सब्सटेंस है एयर, फॉर एग्जांपल एयर में प्रोपोगेट कर रही है, तो जो वर्किंग सब्सटेंस है उसकी प्रेशर जो है दैट प्रेशर इज मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक तरीके से तो आप ये समझ सकते हो। और रेयरिफैक्शन जो है, रेयरिफैक्शन
रेयरिफैक्शन जो है वहां पे आप देखोगे कि जो प्रेशर ऑफ गैस या मॉलिक्यूल्स जो एग्जर्ट कर रहे हैं दैट इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो जो साउंड वेव है वो भी एक डिस्टरबेंस है, वहां पे भी एनर्जी प्रोपोगेट होती है। मतलब अभी अगर आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें तो आपको याद आएगा कि जब आपने वेव्स इन स्ट्रिंग की बात की थी तो वेव्स इन स्ट्रिंग में भी आपको दो टाइप के वेव मिले थे, एक मिला था ट्रैवलिंग वेव और दूसरा मिला था स्टैंडिंग वेव। तो सिमिलरली आप देखोगे कि साउंड वेव में भी आपके पास दो वेव्स हैं, एक ट्रैवलिंग वेव और दूसरा स्टैंडिंग वेव। दो वेव मिलेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, दो वेव मिलेंगे यहाँ पे भी, स्टैंडिंग वेव एंड ट्रैवलिंग वेव। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कैसे प्रोपोगेट करती है इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरिफैक्शन। स्टैंडिंग सॉरी वेव्स इन स्ट्रिंग कैसे प्रोपोगेट करती थी इन टर्म्स ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। ये बेसिक बात अपने को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आइए लेट्स टेक अ न्यू व्हाइट बोर्ड। ठीक है, तो आपको ये बेसिक बात समझ में आई। अब बेसिकली होता क्या है, सपोज वी टेक अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस और यहाँ पे बेसिकली आपके एयर मॉलिक्यूल्स हैं और एयर मॉलिक्यूल्स की एक पर्टिकुलर डेंसिटी है, यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेंसिटी है। ठीक है, और मान लो ये सेटअप ऐसे बनाया गया है कि सेटअप में आपके पास मान लो एक पिस्टन है और ये पिस्टन जो है, दिस पिस्टन हैज गॉट द एबिलिटी टू oscillate. It can oscillate in this particular direction. Means it can oscillate in both of these direction. ये oscillate कर सकता है। ठीक है, ऐसा पिस्टन है। तो इनिशियली मान लो पिस्टन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो इस जगह पे मान लो एयर या फिर जो वर्किंग सब्सटेंस है वो भरा हुआ है। तो इसमें वर्किंग सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है ये एक यूनिफॉर्म डेंसिटी रहेगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है वो एक यूनिफॉर्म डेंसिटी रहेगी और वो यूनिफॉर्म डेंसिटी जो मैंने आपको छोटे छोटे डॉट्स के स्पेसिंग के हिसाब से दिखाया है, एक यूनिफॉर्म डेंसिटी अवेलेबल है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में चलेगा। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन। सपोज हमने इस पिस्टन को यहाँ से डिस्प्लेस किया, सपोज वी डिस्प्लेस इट बाय दिस पर्टिकुलर लेंथ ओरिजिनल कंडीशन से। तो जब हमने उसे डिस्प्लेस किया देन व्हाट हैज हैपेंड इज दैट, मान लो ये जो जोन है, एक और चीज मान लो कि ये एक जोन की एक गिवन लेंथ है और इसी के अंदर एयर मॉलिक्यूल एक गिवन लेंथ की है। आप एक गिवन लेंथ मान लो, इस गिवन लेंथ में ही आप ऑब्जर्व कर रहे हो। वैसे इस टाइप की स्ट्रेस तो इनफाइनाइट तक जा सकती है, बट वी विल टॉक ओनली अबाउट द गिवन लेंथ व्हिच वी कैन मेजर, इन व्हिच वी कैन मेजर समथिंग। ठीक है, तो हमने इसे एक गिवन आइडेंटिफाइबल लेंथ माना हुआ है और ये जो रेड कलर से मैंने दिखाया ये एक इमेजिनरी जोन है, ऐसा नहीं है कि ये कोई पिस्टन बना दिया हमने। इमेजिनरी जोन आप मान लो, तो क्या हो रहा है वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इसे डिस्प्लेस किया, किसको, पिस्टन को। पिस्टन को डिस्प्लेस करने के कारण सपोज पिस्टन रीचेस दिस पोजीशन, तो पिस्टन जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा, आप समझे आप, तो आपको दिखेगा कि इस जोन में जो भी पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल इस जोन से आगे निकल जाएंगे। मतलब होगा ये कि इस जोन में जो भी पार्टिकल्स है, देखो मैं अभी इनको इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया है ना, यहाँ के सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो आगे निकल गए। इसका मतलब अब जो मॉलिक्यूल्स प्रीवियसली पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे, रेड जोन वाला जो मार्क है, अब वो ऑक्यूपाई करेंगे बस इतना ही स्पेस जो ग्रीन कलर से मार्क है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, बट बिकॉज अब वो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे दैट हैज रिड्यूस्ड। इसके कारण क्या होगा कि जब पिस्टन आगे की साइड में खिसकेगा तो एक कॉम्प्रेशन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, एक कॉम्प्रेशन। अब सवाल ये है कि सपोज हमने पिस्टन को सिंपल हार्मोनिक मोशन दिया which is equal to s naught suppose sin omega t। यहाँ पे ये जो s naught है this is representing the maximum displacement and this is suppose s naught is this।
जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पिस्टन का हो सकता है। एस नॉट साइन ओमेगा टी से ऑसिलेट कर रहा है। समझने वाली बात ये है कि दिस एस नॉट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। दिस एस नॉट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई है? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिमिटेड है, इसलिए मैंने इसे ए से थोड़ा सा अलग रखा है। अगर आपको याद होगा ट्रांसवर्स स्लेविन स्ट्रिंग में हमारे पास एम्पलीट्यूड होता था, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड जो होता था परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, उसको हम लोग ए से लिखते थे। तो मैं यहाँ पे ए जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ सो दैट आई कैन क्रिएट अ नोमेनक्लेचर विच विल क्लियरली इंडिकेट यू कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन हो रही है। जब मैं बोलूँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है वो डिस्टर्बेंस इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, और पार्टिकल की भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो पिस्टन के साथ, जैसे पिस्टन कर रहा है वैसे ही पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और वो भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन हो रही है या फिर उसके अपोजिट हो रही है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन एसएचएम कर रहा है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एस नॉट यहाँ पे क्या बोला मैंने, इस पिस्टन की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये पिस्टन ऑसिलेट कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मान लीजिए पिस्टन को मैंने डिस्प्लेस किया एस नॉट से, दिस पिस्टन हैज रीच्ड इट्स एम्पलीट्यूड ऑन द राइट हैंड साइड। नाउ सपोज द पिस्टन इज ट्राइंग टू कम बैक। If the piston is trying to come back, let me draw another position of the piston somewhere here. और मैं इस कंडीशन में जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बता रहा हूं वो सपोज इस डायरेक्शन में, मतलब येलो पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। येलो पोजीशन तक आते वक्त सारे जो आपके आपके पिस्टन के जो पोजीशंस है या फिर पिस्टन का जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है येलो पोजीशन तक आने तक, ब्लैक से येलो पोजीशन तक आने तक, वो पूरा वेलोसिटी राइट हैंड साइड डायरेक्टेड है। और अब जो मैंने ब्लू वाला बनाया है उसकी डायरेक्शन है पीछे की साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आप अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच के वो वापस आ रहा है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ। ये जो ब्लैक कलर का रीजन दिखाया गया है इसको मान लो इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या मानोगे इसे? इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पिस्टन है ये मान लो, ठीक है। ये ब्लैक वाला जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ईपी नाम दे रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक। तो वापस जब अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहा है तो मान लो हमने एक पोजीशन ले लिया है जिसको मैंने ब्लू कलर के पिस्टन के पोजीशन से रिप्रेजेंट किया। तो अब जब ये वापस आ रहा है तो आपको बताना है कि अब यहाँ पे क्या बन रहा है। जब ब्लैक से येलो की तरफ जा रहा था तो कंप्रेशन बना, अब जब येलो से वापस ब्लैक की तरफ आ रहा है तो क्या बन रहा है, कंप्रेशन या रेयरिफिकेशन? अगर आप थोड़ी सी अकल लगाओ तो आपको समझ में आएगी कि अभी भी जब वो येलो पोजीशन से ब्लू पोजीशन में पहुंचा है अभी भी वो कंप्रेशन ही है, अभी भी वो कंप्रेशन ही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन में नॉर्मल कंडीशन थी। अभी भी वो दबा हुआ है, क्या, गैस, लेकिन कम दबा हुआ है। जितना येलो पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग गैस दबा हुआ था उससे वो कम दबा हुआ है, लेकिन अभी भी दबा ही हुआ है, इसीलिए ये कंप्रेशन रहेगा। तो समझने वाली चीज जो है इस डायग्राम से आपको ये आएगी कि जब जो पिस्टन है, मैं सिर्फ यहाँ पे पिस्टन बना रहा हूँ, पिस्टन जब यहां से अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और वापस जब आएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं येलो से दिखा रहा हूँ और इसको मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब वो वापस अपने जब वो एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा और वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, इस पूरे हाफ साइकिल के लिए ऑसिलेशन का ये हाफ साइकिल हो गया T/2। इस T/2 में आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रेशन, वन कॉम्प्रेशन, एक कंप्लीट कंप्रेशन बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जब वो गया अपने एक्सट्रीम पोजीशन में और फिर वापस आया तो एक कंप्रेशन कंप्लीट बना। दिस इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी शुड हैव। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन गया, मतलब येलो वाली पोजीशन प्रीवियस स्लाइड में अगर आप देख सकते हो, अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है या फिर इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, और जब वापस वो अपने ब्लैक पोजीशन पे आता है ब्लू जोन को कवर करता हुआ या उस जोन के थ्रू जो ब्लू वाला मैंने पोजीशन बनाया था उसके थ्रू जब वापस आएगा
इस पूरे जर्नी में एक कंप्रेशन बनेगा। अब तुम लॉजिकली सोच सकते हो कि इसके बाद ये जो है अपनी जो पिस्टन है, ये पिस्टन इधर जाएगी और फिर आएगी वापस। तो सिमिलरली आप देखोगे कि जब वो वापस जा रही है दूसरे साइड में, ठीक है, जब वो वापस जा रही है दूसरे साइड में, एक और दूसरे साइड की एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है और फिर वापस आ रही है, मैं इसको ब्लू से दिखाता हूँ। इस जोन में आपको एक रेयरिफैक्शन बनता हुआ नजर आएगा। मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि आपके सोर्स, इस केस में सोर्स क्या है, पिस्टन, पिस्टन इज द सोर्स। सोर्स के एक कंप्लीट ऑसिलेशन में एक कंप्रेशन और एक रेयरिफैक्शन बनता है। एग्जैक्टली याद करो, ट्रैवलिंग वेव में भी सोर्स के एक कंप्लीट ऑसिलेशन में एक कंप्रेशन और एक रेयरिफैक्शन बनता था। यहाँ पे भी सोर्स के एक कंप्लीट ऑसिलेशन में एक कंप्रेशन और एक रेयरिफैक्शन बनेगा। अब जैसे ये सोर्स कंप्लीटली ऑसिलेट करता रहेगा कंटिन्यूअसली, तो हर ऑसिलेशन के बाद एक कंप्रेशन और एक रेयरिफैक्शन बनता रहेगा और ये कंप्रेशन और रेयरिफैक्शन आगे प्रोपोगेट होते रहेंगे, जिसके कारण डिस्टरबेंस या एनर्जी ट्रांसफर होगी, बट पार्टिकल्स अपने ही जगह पे ऑसिलेट करेगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज द फंडामेंटल थिंग दैट वी नीड टू हैव। ठीक है, हमें ये समझ में आना चाहिए। अगर हमें ये समझ में आता है देन वी आर गुड टू गो। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि जैसे हमने ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन निकाली थी, वैसे अगर हमें यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव में लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन निकालनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? फिर से हम वही सहारा लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स है एंड द सोर्स इज द पिस्टन। पिस्टन जो है वो हमारे लिए सोर्स है, that is the source for us, and source oscillates, suppose, with the equation given by S is equal to S naught sine omega t. Suppose we say that the source oscillates with this equation, that is the equation of SHM. source भी यहाँ पे SHM परफॉर्म कर रहा है। तो इस सोर्स से x दूरी पे मान लो एक पार्टिकल है, तो सोर्स से x दूरी पे जो पार्टिकल है, ठीक है, सोर्स से x दूरी पे जो पार्टिकल है वो किसी भी वक्त उसकी पोजीशन, ये जो सोर्स से x दूरी पे जो मैंने पार्टिकल लिया है ये x है, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको बहुत कुछ सिमिलर कॉन्सेप्चुअल चीजें समझ में आ जाएंगी अगर आपको याद है तो। ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जस्ट अ मोमेंट, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है x दूरी पे, ये सोर्स का, सॉरी, ये जो सोर्स से x दूरी पे जो पार्टिकल है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पार्टिकल का। तो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड है और किस तरफ डिस्प्लेस्ड है, ये इक्वेशन जो भी, ये चीज हमें जो भी इक्वेशन बता देगी वही इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव होगी। तो इस केस में जो ट्रैवलिंग वेव है वो ट्रैवलिंग वेव लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवलिंग वेव है। इसका मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो सोर्स पार्टिकल है, ये सोर्स पार्टिकल कुछ इस तरीके से ऑसिलेशन करेगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऑसिलेशन करेगी। दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग दैट वी आर हैविंग। और यहाँ पे भी हम यही मानेंगे कि हर पार्टिकल जो है उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन वही होगी जो सोर्स पार्टिकल की होगी। ठीक, लेकिन 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 वो जिस वक्त ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अचीव करेगा जो सोर्स की होगी या सोर्स पार्टिकल की होगी, वो अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग होगी। सपोज हम एक और पार्टिकल लेते हैं एट सम डिस्टेंस x1, आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि x1 वाला जो पार्टिकल है, x1 वाला पार्टिकल की भी एम्पलीट्यूड s नॉट ही होगी जो सोर्स की है या सोर्स पार्टिकल की। लेकिन x1 वाला जो पार्टिकल है
वो जिस टाइम पे ये ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा या फिर एम्पलीट्यूड अचीव करेगा, वो टाइम अलग होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द रेड कलर्ड पार्टिकल, क्योंकि रेड कलर के ऊपर डिस्टरबेंस पहले पहुंचेगी तो वो ऑसिलेशन पहले स्टार्ट करेगा, उसके बाद बाजू वाला पार्टिकल ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैवलिंग वेव में आपने जो कंसिडरेशन ली थी वेव्स इन स्ट्रिंग में, वही कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब ट्रैवलिंग करते वक्त आपको याद है आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सीखी थी कि du by dx is equal to dk by dx, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। मतलब जब ट्रैवल कर रहा है वेव, उस केस में कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, वहां पे एनर्जी की ट्रीटमेंट वैसी नहीं होगी जैसे एक आइसोलेटेड पार्टिकल में हम एनर्जी की ट्रीटमेंट करते थे जब वो आइसोलेटेड पार्टिकल एसएचएम करता था। याद है आपको ये बात? तो सेम चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। तो आपको ये समझ लेना है कि जो पार्टिकल ग्रीन कलर से रिप्रेजेंटेड है, वो पार्टिकल वही एम्पलीट्यूड अचीव करेगा एस नॉट, बट जिस वक्त अचीव करेगा वो वक्त अलग होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? याद करो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था बोनस सिस्टम का, सेम सिस्टम विल बी एप्लीकेबल हियर, राइट? गुड। तो अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। तो अब सवाल है कि हमें हाउ वुड वी फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव? तो वही होगा, कोई भी x दूरी वाला पार्टिकल किसी वक्त कितनी डिस्प्लेसमेंट पे है, वो निकालने के लिए हम क्या बोलते थे कि x वाला पार्टिकल जो करेगा टाइम t पे, क्या सोर्स पार्टिकल वो कर चुका होगा उससे पहले? कितना पहले? t माइनस एक्स बाई वी पहले। ये कैसे आया? p में से x by v आप हटा दो। x is the distance travel taken by the energy to propagate from source to the particle under consideration, which is at a distance x. So x by v कर दोगे तो t में से x by v हटा दोगे तो you will get, you know, the time when source particle would be having that particular displacement. तो सोर्स पार्टिकल के इक्वेशन में t की जगह पे t माइनस एक्स बाई वी पुट कर दोगे तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव मिल जाएगी, एंड दैट विल बी समथिंग लाइक दिस: s इज इक्वल टू s नॉट साइन ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी, ये आएगा। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी, यू नो इट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव आया। इससे पहले ट्रांसवर्स वेव में आपने इक्वेशन निकाला था, ये आई आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव इन लॉन्गिट्यूडनल वेव। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है, मैं ऑलरेडी वो टर्म एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से आपको यहाँ पे बताऊंगा। एक टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। इसको मैंने डेफिनेशन ऑलरेडी दे दी थी। इट इज डिफाइंड एज माइनस dt अपॉन dv by v. That is how we define bulk modulus. Bulk modulus is generally defined for liquids and gases. Solids के लिए हम young modulus define करते हैं. This is the basic concept of elasticity that we are having. ठीक है? तो bulk modulus is defined for liquids and gases, whereas Young's modulus is defined for solids. ठीक है? तो जब हम velocity of sound in solids, इससे पहले याद करो मैंने पहले टॉपिक में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज कराए थे, अब उसका यूसेज आपको समझ में आएगा। ठीक है? अब देखो ध्यान से, हमारे लिए जब हम साउंड की बात करें तो साउंड के केस में हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा compressions and rarefactions as compared to displacement. मतलब जब हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होता था उस टाइम पे हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था डिस्प्लेसमेंट, बट जब हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा या मैटर करेगा प्रेशर डिफरेंस, राइट? तो जो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है उसकी जगह पे, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड की जगह पे, एस नॉट की जगह पे इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय डेल पी नॉट। मतलब प्रेशर एम्पलीट्यूड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दिस विल बी मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू दिस। जैसे मैंने डबल लाइन से या ट्रिपल लाइन से मैं दिखाऊंगा।
तो जब साउंड वेव की बात करेंगे तो प्रेशर एम्पलीट्यूड हमारे लिए ज्यादा मैटर करेगा। अब सवाल है कि ये प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है ये हम किस तरीके से किस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एंड ऑल दैट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, कैसे करेंगे इसे, ठीक है। तो आइए समझते हैं। मान लीजिए हम एक छोटा सा सेगमेंट लेते हैं dx लेंथ का, और यहाँ पे मान लो तुम्हारा सोर्स है। सोर्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पिस्टन, एनी अदर थिंग, राइट। एक पिस्टन है मान लो, और पिस्टन के साथ लगा हुआ जो एयर पार्टिकल है वो तुम्हारा सोर्स पार्टिकल हो गया, ठीक है, जो पिस्टन के साथ अटैच्ड है। तो पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन से हम x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं dx का। तो जब सुनना प्लीज, तो जब एनर्जी यहाँ पे प्रोपोगेट करेगी, ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मैं इसको दो लेयर नाम दे देता हूँ फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट। दिस इज द फर्स्ट लेयर एंड दिस इज द सेकेंड लेयर, ठीक है। हमने x दूरी पे एक छोटा सा एक छोटा सा एलिमेंट लिया है dx लेंथ का। सोर्स पार्टिकल से x दूरी पे उसका फर्स्ट फेस आ रहा है, और सोर्स पार्टिकल से x प्लस dx दूरी पे उसका सेकेंड फेस आ रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आइए, तो अगर मैं बोलूं कि जो फर्स्ट फेस है, अगर उसकी डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखना, फर्स्ट फेस की अगर डिस्प्लेसमेंट है s, तो जो सेकंड फेस है उसकी डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू सेम लॉजिक इट विल बी s प्लस ds। देखो x दूरी वाला जो फेस है उसमें जो भी पार्टिकल्स है उनकी डिस्प्लेसमेंट अगर मैं मान रहा हूं s है, s, ठीक है, सपोज दिस इज s, ये s है, तो सेकेंड फेस में जो भी पार्टिकल्स हैं उनकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी इट विल बी s प्लस ds। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेके यहां तक, लेट अस से इट इज s प्लस ds। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। लेट अस से दैट हमने जो इमेजिन किया है dx रीजन, तो ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में इमेजिन करना पड़ेगा। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे हम मान लेते हैं a, ठीक है। तो इनिशियली जो वॉल्यूम ऑफ गैस थी वो कितनी थी, विल इट बी इक्वल टू a इंटू dx, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू dx, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, क्योंकि गैस इतने ही वॉल्यूम में था, जो भी गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। और जो फाइनल वॉल्यूम होगा इट विल बी व्हाट, इट विल बी, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। सब लोग देखें ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ हम कैसे निकालें, ध्यान से देखो। अगर अगर तुम्हें समझ में आ रही है, ये s है, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ आ जाएगी dx माइनस s, और ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये है s प्लस ds। देखो ये वाली लेंथ, ये वाली ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं s प्लस ds। तो जो येलो वाला जोन बना हुआ है अभी, येलो कलर्ड से जो मैंने दोनों फेसेस के डिस्प्लेसमेंट दिखाए हैं, फेस 1 और फेस 2, तो येलो कलर्ड जोन की अभी जो वॉल्यूम है दैट विल बी द फाइनल वॉल्यूम, बिकॉज गैस खिसक के इस जगह पे आ चुकी है। तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इट विल बी a इंटू s plus ds plus dx minus s. Will it be the distance between the two yellow lines corresponding to the displacement of particles in layer 1 and particles in layer 2? ठीक है, तो लेयर 1 पहुंच गया, जो ब्लैक कलर का था वो पहला येलो वाला लाइन के पास पहुंचा है, और जो लेयर 2 है वो दूसरे वाला येलो लाइन के पास पहुंचा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो टोटल आ जाएगा a इंटू एस प्लस डी एस प्लस डी एक्स माइनस एस विच इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स प्लस डी एस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये क्यों कर रहा हूं आपको अभी समझ में आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ विच इज dp, सॉरी dv, will it be equal to
v final minus v initial, which is equal to a into dx plus ds माइनस ए इंटू dx। क्या मैंने सही किया है? मैं एक बार क्विकली देख लूंगा प्रीवियस स्लाइड को। आओ देख लेते हैं। a इंटू डी एक्स प्लस डी एस माइनस ए इंटू डी एक्स। यस, ये सही लग रहा है। ठीक है, आइए। तो ये मेरा dv है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें, मेरा जो बल्क मॉडुलस है दैट इज डिफाइंड है माइनस ऑफ dp अपॉन dv बाई v। तो जो v आएगा वो v ऊपर चला आएगा, dv बाई v था, v ऊपर चला आएगा। अभी देखो ये जो dv है, दिस dv इज गिवन एज a dx plus ds minus a dx, it is equal to a ds। कितना है वो? दैट इज a ds। ठीक है, तो यहां से इस इक्वेशन से अगर मैं dp निकालूं, dp मतलब चेंज इन प्रेशर, वो आ जाएगा बल्क मॉडुलस इंटू dv अपॉन v माइनस। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, माइनस बल्क मॉडुलस इंटू dv को क्या लिखूं? a dx plus ds minus a dx। will it be a ds? yes। and what is v? v is the initial volume। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? a into dx। तो तुमको अगर दिखेगा a कट गया। ये सब कुछ जो मैंने किया है इस डेरिवेशन को लाने के लिए किया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब अगर तुम अकल लगाओगे तो तुमको समझ में आएगी कि जो dp है that will be equal to b into ds by dx। और s हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके थे। s is given by s naught sin of omega t minus kx। I hope you understood this। omega t minus kx। तो अगर मैं ds by dx करूं, यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है, तो ds by dx will be s naught cos of omega t minus kx एंड एक और माइनस के यहाँ पे एक्स्ट्रा से जुड़ जाए। सो दिस वन विल बिकम बल्क मॉडुलस k इंटू एस नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कम समझा हुआ बच्चों को। अभी तुम्हारे पास टाइम है तो थोड़ा समझ लो। ये जो आया, ये जो मैंने डीपी दिखाया है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। अगर मैं इसका एवरेज फॉर्म लिखूं तो ये लिखाता है डेल्टा पी is equal to delta p naught, which is the pressure amplitude, into cos of omega t minus kx। तो अभी इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए समझना कि ये जो इक्वेशन आई है, दिस इक्वेशन इज इन ट्रू फॉर्म द most important equation as far as sound wave is concerned, because when we talk about sound wave, the more important consideration for us is the pressure difference, because कोई भी आवाज अपने को सुनाई देती है because of pressure difference, right? और इसीलिए longitudinal wave में हमारे लिए ज्यादा important है pressure difference। तो हम ऑलरेडी एक इक्वेशन निकाल चुके थे जहां पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात किए थे, which is you know which is this particular equation। I hope you are able to recollect it। ये पहला इक्वेशन है जो ऊपर में लिखा हुआ है s equal to s naught sin omega t minus kx। जो दूसरा इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और जो दूसरा इक्वेशन है वो प्रेशर का इक्वेशन है। तो लॉन्गिट्यूडनल में हमें डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और प्रेशर एम्पलीट्यूड दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और प्रेशर एम्पलीट्यूड दोनों काम आती है अलग अलग जगहों पे। अलग अलग क्वेश्चंस इन दोनों फॉर्म को ही यूज करके बनाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों में से अगर पूछा जाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो प्रेशर इज समथिंग व्हिच इज ऑफ मोर इंपॉर्टेंस टू अस। अब इस इक्वेशन की हेल्प से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक आया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेव। जो वेव लिखा है हमने, इसको वेव बोलते हैं। ये भी एक तरीके से वेव है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेव। ये कुछ टर्म है,
This is known as displacement wave, displacement traveling wave. Similarly, pressure wave या pressure traveling wave की इक्वेशन हो जाएगी डेल्टा P is equal to डेल्टा P नॉट, मतलब प्रेशर डिफरेंस का एम्पलीट्यूड इनटू cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स. इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू. ठीक है, ये मैंने प्रेशर वेव की इक्वेशन लिखी है. ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर वेव है वो डिस्प्लेसमेंट वेव से पाई बाई टू अहेड है, जो प्रेशर वेव है वो डिस्प्लेसमेंट वेव से पाई बाई टू अहेड है. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट वेव, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें एक बात समझ में आएगी, जब डिस्प्लेसमेंट वेव मिनिमम होगा, मिनिमम कब होगा डिस्प्लेसमेंट वेव, व्हेन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जब डिस्प्लेसमेंट वेव मिनिमम होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जब मिनिमम होगी, राइट, उस टाइम पे प्रेशर वेव जो होगा वो मैक्सिमम होगा. बिकॉज ओमेगा टी माइनस पाई के एक्स को अगर आप 0 कर दो, आपको एक पाई बाई 2 का टर्म वहां पे मिलेगा, तो साइन पाई बाई 2 हो जाएगा, विच विल बिकम 1. इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट वेव की मिनिमा है तो प्रेशर वेव की मैक्सिमा है, और जब डिस्प्लेसमेंट वेव की मैक्सिमा है तो प्रेशर वेव की मिनिमा है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर वेव ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर ज्यादा बातचीत होती है. ठीक है, तो आपको ये दो इक्वेशंस बहुत अच्छे से समझ लेना है. इसके अलावा एक और वेव आती है, जिसे हम लोग बोलते हैं डेंसिटी वेव. उतना काम का नहीं है, तो अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं बता दूंगा, अगर अदरवाइज इट इज मेंशन्ड देयर इन द मटेरियल दैट आई हैव प्रोवाइडेड, आप एक बार उसे देख सकते हो. ठीक है, तो s इक्वल टू s नॉट sin ओमेगा t माइनस kx, डेल्टा p इक्वल टू डेल्टा p नॉट sin ओमेगा t माइनस kx प्लस पाई बाय 2. तो हमें समझ में क्या आया, डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव में एक फेज डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाय 2. दैट टेल्स अस दैट कि जब डिस्प्लेसमेंट वेव की मिनिमा होगी तो प्रेशर वेव की मैक्सिमा होगी, और जब डिस्प्लेसमेंट वेव की मैक्सिमा होगी तो प्रेशर वेव की मिनिमा होगी. दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर. ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, अगर तुम्हें याद आ रहा है तो डेल्टा पी जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला बी के एस नॉट. तो बहुत बार आपको ये प्रेशर एम्पलीट्यूड दे दी जाएगी, आपको बल्क मॉडुलस दे दिया जाएगा, आपको के दे दिया जाएगा, और आपको डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए बोला जाएगा. तो ये जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन मैंने अभी आपके सामने रखा है, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे आपको याद रखना है, इसे आपको रट लेना है. यू हैव टू रटोफाई. ठीक है, ये याद रखोगे तो आपके लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. कभी कभी कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेव दे दिया रहेगा, बल्क मॉडुलस दे दिया रहेगा, ठीक है, और आपसे बोलेगा कि प्रेशर एम्पलीट्यूड कितना है वो निकालो, या प्रेशर वेव निकालो. एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको क्लैरिटी आ जाएगी. सपोज इफ आई टेल यू, एक एग्जांपल लेते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट वेव इज गिवन बाय द इक्वेशन 5 यूनिट्स, ठीक है, साइन ऑफ 10 पाई टी माइनस 5 पाई एक्स. सपोज इफ आई टेल यू दिस, ठीक है, 5 साइन 10 पाई टी माइनस 5 पाई एक्स. सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेव. ठीक है, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर वेव बनानी है. तो प्रेशर वेव बनाने के लिए सबसे पहले आपको डेल्टा पी नॉट की आवश्यकता होगी, ये आपको चाहिए होगा, साइन ही रहेगा ये, और ये 10 पाई टी जो आर्ग्यूमेंट होगा उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि इन दोनों में फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2 का, एंड द प्रेशर वेव इज पाई बाय 2 अहेड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेव. ये अपने को समझ में आता है. तो जो डेल्टा पी नॉट है, विच इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड, ये निकालने का तरीका क्या होता है, डेल्टा पी नॉट. डेल्टा पी नॉट इज गिवन बाय द फॉर्मूला बी के एस नॉट. अब बी आपको प्रोवाइडेड होना चाहिए. सो बी सपोज इट इज प्रोवाइडेड टू यू, यू नो दिस. के की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी ओमेगा टी माइनस के एक्स से. के की वैल्यू है 5 पाई, और एस नॉट की वैल्यू है 5 यूनिट्स. तो यू विल गेट डेल्टा पी नॉट, ये आ जाएगा आपको, अगर बल्क मॉडुलस की वैल्यू पता है. फिर साइन ऑफ
10 पाई टी माइनस 5 पाई एक्स प्लस पाई बाई 2 करोगे तो आपको आपका आंसर आता हुआ नजर आएगा। क्या क्लैरिटी है? तो डिस्प्लेसमेंट वेव दे दे तो प्रेशर वेव निकालो, प्रेशर वेव दे दे तो डिस्प्लेसमेंट वेव निकालो। ये दोनों में से कोई भी सवाल आपको आ सकता है। यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट? एक वेव से दूसरे वेव में आपको जाना आना चाहिए। क्या क्लियर है? सो दिस इज व्हाट इज द ट्रैवलिंग वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव का ट्रैवलिंग वेव की पूरी एनालिसिस थी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला एक और वेव है डेंसिटी वेव। ये डेंसिटी वेव में भी ज्यादा आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया तो मैं इसके बारे में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो यू कैन रेफर टू द मॉड्यूल दैट आई हैव प्रोवाइडेड, यू विल गेट दैट इक्वेशन प्रॉपर्ली। ठीक है, ये बेसिकली आएगा कैसे, राइट? इसका कॉन्सेप्ट अगर देखना है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको यहाँ पे। देखिए, यू नो डेंसिटी इज गिवन बाय मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो बिकॉज मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज वॉल्यूम में हो रहा है, जिसके कारण डेंसिटी में चेंज हो रहा है। तो आप क्या करो यहाँ पे, यू नो, आप इसको डी रो बाई डी वी कर दो, डिफरेंशिएट डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इट विल बी माइनस एम बाई वी स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, अगर आप सॉल्व करोगे, इट विल बिकम डी रो इज इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को आप इनिशियल डेंसिटी बोल दो, डेंसिटी नॉट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा dv बाई वी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो dv बाई वी, व्हाट वाज dv, आपने ऑलरेडी ये निकाला हुआ है, आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। ये देखिए dv आपने ऑलरेडी v फाइनल माइनस v इनिशियल करके निकाला हुआ है, विच इज ads। तो अगर हम इस चीज को यूज करें फिर से, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस रो नॉट इंटू dv विच इज इक्वल टू a इंटू ds अपॉन v विच इज a इंटू dx। तो a कट जाएगा, तो जो d रो आएगा इट विल बी माइनस रो नॉट ds बाई dx। ds बाई dx अगर आप करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी cos ओमेगा t माइनस kx, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा से माइनस k आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो यू विल गेट व्हाट, you will get rho naught k cos omega t minus kx. You can write it as sin of omega t minus kx plus 5 by 2। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो डी रो आपने लिखा है, दिस यू कैन रिप्रेजेंटेड एज चेंज इन डेंसिटी या डेंसिटी वेव विच इज इक्वल टू डेंसिटी वेव का एम्पलीट्यूड। ये जो रो नॉट के है, दिस इज योर डेंसिटी वेव का एम्पलीट्यूड, एंड डेंसिटी वेव का एम्पलीट्यूड इज रो नॉट के साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? सो ये जो वेव बनेगा दिस विल बी नोन एज डेंसिटी वेव। समझने लायक बात यह है कि प्रेशर वेव एंड डेंसिटी वेव आर इन सेम फेज। मतलब जहाँ पे प्रेशर बढ़ता है जिसे हम लोग कंप्रेशन बोलते हैं, वहां पे डेंसिटी की भी पीक होती है, और जहाँ पे प्रेशर घटता है जिसे हम लोग रेयरिफिकेशन बोलते हैं, वहां पे डेंसिटी की भी लोएस्ट पॉइंट होती है, राइट? मतलब उसकी ट्राफ होती है, राइट? मतलब मिनिमम वैल्यू होती है, राइट? सो इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी वेव। ये जो डी रो है इसको आप डेल्टा रो लिख सकते हो। तो जैसे आपने डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा पी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2 लिखा था, वैसे ही डेल्टा रो विल बी इक्वल टू डेल्टा रो नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। मतलब आपको डेल्टा रो नॉट मतलब डेंसिटी की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसे मिलेगी, इनिशियल डेंसिटी इनटू के के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, राइट? ये आपकी ट्रैवलिंग वेव के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब कॉन्सेप्ट्स यहीं पे घुस गए। क्या क्लैरिटी है ये? आइए अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन एयर, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने मॉड्यूल में दिया हुआ है। मैं डायरेक्टली जो काम की चीजें वो बताऊंगा, और उसका डेरिवेशन अगर समय मिला तो बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो काम की चीजें क्या है, देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर की जब मैं बात करूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर की अगर मैं बात करूं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला, it is given by the formula v is equal to velocity of sound vs लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट ऑफ v बाई रो। ठीक, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये
मॉड्यूल में दिया हुआ है आपको, जो मैंने एक रिवीजन मॉड्यूल दिया हुआ है उसमें मैंने आपको ये चीज बताई हुई है। और इनिशियल डेज में जब मैं आपको ग्लांस करवा रहा सारे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो याद है आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड in air is given by b by rho, where b is the bulk modulus. Sound in air, air is which medium? It's a gaseous medium. इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? We are using bulk modulus. अगर हम सॉलिड्स पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करने जाएं तो बल्क मॉडुलस की जगह पे, दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। अगर हम वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन सॉलिड्स निकालने जाएं, वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन सॉलिड्स, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा, इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b की जगह पे y हो जाएगा, y बाई रो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? जहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है। बट हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस, तो हम थोड़ी सी उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी याद करो, यहाँ पे सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इसका एक स्ट्रक्चरल मेथड दिया था कैलकुलेशन करने के लिए, उनका नाम था न्यूटन। तो न्यूटन साहब ने, मैं क्विकली बताऊंगा, न्यूटन साहब ने ये बोला था कि जब साउंड प्रोपोगेट करती है किसी भी मीडियम के थ्रू, तो जो कंप्रेशंस एंड रेयरिफैक्शंस होते हैं, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल्स कोई भी हीट, यू नो, उनकी जो हीट नहीं, उनकी जो टेम्परेचर होती है पार्टिकल्स की, वो कांस्टेंट होती है। ये बोलने के पीछे उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपकी जो एयर है उसकी टेम्परेचर बढ़ जाती है। दिस डज नॉट हैपन। इसका मतलब ये जो कंप्रेशंस एंड रेयरिफैक्शंस की प्रोपोगेशन है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्टर्बेंस या एनर्जी की प्रोपोगेशन, वो बेसिकली आइसोथर्मल है। तो अगर हम आइसोथर्मल मानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, तो आइसोथर्मल अगर हम मानेंगे, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जिसे हम लोग लिखते हैं T इक्वल टू कॉन्स्टेंट और PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको जब हम, इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, we will get differentiate with respect to P or V, your choice. So suppose we differentiate with respect to P, so it will be P dV by dt plus V इक्वल टू 0, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ से हमें समझ में आया कि VdP या माइनस, यहाँ से अगर आप देखोगे बल्क मॉडुलस की क्या डेफिनेशन होता है? बल्क मॉडुलस इक्वल टू माइनस dP बाय dV बाय V, इफ यू रिमेम्बर इट, राइट? अब भी किया हमने और ये पहले भी बताया जा चुका है। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन करने, जस्ट इसको रीअरेंज करके इस फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करो, माइनस dP बाई dV बाई V, तो आपको यहाँ पे मिलेगा जो बल्क मॉडुलस की वैल्यू आएगी, दैट विल बी इक्वल टू E। अगर आपने क्या प्रोसेस माना? आइसोथर्मल, अकॉर्डिंग टू, इफ यू फॉलो व्हाट न्यूटन सेज, तो बल्क मॉडुलस विल बी इक्वल टू P। तो जब आप बल्क मॉडुलस की वैल्यू P रखते हुए जब आपने सॉल्व किया इस चीज को, ठीक है, तो आपको जो वेलोसिटी ऑफ साउंड मिली, कितनी मिली? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, इट वाज प्रेशर की वैल्यू आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 1.014 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बाय रो होता है 1.293 into kg पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, अगर आपके पास कैलकुलेटर, आप सॉल्व करो, ये अप्रोक्सीमेटली 240 मीटर पर सेकेंड के आसपास आता हुआ आपको नजर आएगा। बट वेलोसिटी ऑफ द साउंड एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमाइंड था, दैट वाज समवेयर टू द ट्यून ऑफ 334 मीटर पर सेकेंड। यू रिकलेक्टेड? 334 मीटर पर सेकेंड था, तो देयर वाज अ गैप। तो इसके बाद, इससे कई समय बाद एक और साइंटिस्ट ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन लाया, एंड दैट वाज नोन एज लैपलास करेक्शन। रिकलेक्टेड? लैपलास ने ये बोला कि जो साउंड की प्रोपोगेशन या एनर्जी की प्रोपोगेशन होती है, मतलब कंप्रेशंस और रेयरिफैक्शंस जो आगे
बढ़ते हैं, ये बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है। उनका ये बोलना था कि compressions and rarefactions they propagate very fast. Velocity of sound in air we can consider that it is almost very fast. हम बोलते हैं और हमें सुनाई देता है, हाँ, it is very very small as compared to speed of light, but still it is fast. तो Laplace ने बोला fast process, compressions and rarefactions are very fast happening, as a result of which the particle does not get time to exchange heat, that the heat that they are having, the heat content that they are having, they are not able to exchange it with the surrounding, neither they can accept any heat from the surrounding, as a result of which the process that the compressions and rarefactions follow while sound propagates through air or any medium, any gaseous medium, is adiabatic and not isothermal, because adiabatic process ही वो process होता है जहां पे heat exchange जीरो होता है। तो अगर हम adiabatic process माने तो dq जीरो है, और अगर adiabatic मान लेते हैं तो उसके हिसाब से हमें adiabatic process का जो इक्वेशन है dq इक्वल टू जीरो, या फिर इसको अगर p और v के टर्म्स में लिखें तो आपको याद है इट इज pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगर फिर से आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, suppose we differentiate it with respect to v again, तो d by dv जब आप करोगे d by dv of pv to the power gamma, तो you will get 0, d by dv of constant is 0, and when you solve it you will get bulk modulus as gamma, you will get bulk modulus as gamma p. I hope you understood this. तो bulk modulus जब gamma p होगा, अब gamma जो है गैसेस के लिए वो आप अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड वैल्यूज अवेलेबल है, और फिर गामा की वैल्यूज पुट करके गैसेस, डिफरेंट गैसेस के लिए उन्होंने निकाला मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, तो जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज थी 334 मीटर पर सेकंड के आसपास आपको वैल्यू मिल गई। इसका मतलब लैपलास ने जो फार्मूला दिया था दैट वाज द करेक्ट फार्मूला। याद रखें कि न्यूटन्स फार्मूला इज ओनली ऑफ एकेडमिक इंपॉर्टेंस, और हम इसे इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज न्यूटन साहब ने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर्ड फार्मूला बताया था कि किस तरीके से आप वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर डिटरमाइन करते हो, इसीलिए उनका इंपॉर्टेंस है, बिकॉज गिविंग अ प्रोसेस इज आल्सो टुगेदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, रिजल्ट्स के अंदर मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं विद टाइम, हो सकता है कोई साइंटिस्ट ने कोई एक पर्टिकुलर गलती कर दी जो न्यूटन साहब ने कर दिया था, बट प्रोवाइडिंग द प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आप अगर गलती में सुधार भी करोगे तो वो तभी हो सकता है जब आपका प्रोसेस सही हो। तो प्रोसेस सही डिटरमाइन करने के लिए न्यूटन साहब का नाम अभी भी लिया जाता है, एंड दैट इज व्हाई ही इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। और आप देखोगे कि न्यूटन साहब ने अपना सर ऑलमोस्ट फिजिक्स के हर टॉपिक में घुसाया है, लिविंग असाइड द मॉडर्न फिजिक्स। इसीलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स में नहीं चलता है, बिकॉज मॉडर्न फिजिक्स का डेवलपमेंट न्यूटन साहब उस टाइम पे उतना ज्यादा सोच नहीं पाए थे उसके ऊपर। ठीक है, सो गाइज आई think I have covered a lot of grounds today. कल हम लोग इसी सिचुएशन सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। कल इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि कल आपका टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए तैयार रहें। there is a small announcement for the JEE guys. JEE guys के लिए कल एक full length टेस्ट होने वाला है। It will be a full length test. Please remember it. ठीक है, चलो, so I am stopping the recording now. Thank you very much guys.